हेलो बच्चों। सीए इंटर में आपका एक पेपर है, उसका नाम है एफएम एसएम। एफएम का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएम का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 50 नंबर का पेपर ये है और 50 नंबर का पेपर ये है और कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इस सीरीज में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सारे लेक्चर्स को देखेंगे, पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या चीज़ है और कैसे इसमें से नंबर लिए जा सकते हैं। अगर आपको एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेसमैन बनना है तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा कंपनी की स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है। कंपनी अगर स्ट्रैटेजी अच्छा बनाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो कामयाब हो जाएगी। उसका फाइनेंशियल मैटर भी अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तो वो कामयाब हो सकते हैं। पीछे हमने देखा था कि एक इंसान थे जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। उनके दो बच्चे थे, एक का नाम मुकेश अंबानी, एक का नाम अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी मोटा मोटा अगर हम बात करेंगे आज की डेट में 11 लाख करोड़ के मालिक हैं और अनिल अंबानी का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। दोनों एक ही बाप की औलादे, बंटवारा होने पे दोनों को 12-12 हज़ार करोड़ मिल गए थे। और यानी हमने कहा कि इनको भी 12 हज़ार करोड़ विरासत में मिल गए, अनिल अंबानी जी को भी 12 हज़ार करोड़ विरासत में मिल गए। इन्होंने भट्टा बैठा दिया काम का। 43 हज़ार करोड़ का लोन था इनके सर के ऊपर, 445 करोड़ में सेटल कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को। और ये आदमी हमारा 12 हज़ार करोड़ से 11 लाख करोड़ की कैटेगरी में आ गया। तो शर्तिए मैं कह सकता हूं कि जो मुकेश अंबानी जी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छा था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बढ़िया था, और अनिल अंबानी जी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी बेड़ा गर्क हो गया और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी बेड़ा गर्क हो गया। दोनों भाइयों के पास रिसोर्सेज बराबर के थे, दोनों भाइयों के पास पैसा बराबर का था। रादर मैं बोलूंगा कि ये आदमी अपने छोटे भाई से पीछे था, काफी पीछे था, काफी पीछे था। ये भाई नंबर 1 था और ये भाई काफी पीछे था, शायद रैंक में भी नहीं आता था। पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आदमी अभी हिंदुस्तान का नंबर 1 है, एशिया का नंबर 1 है, टॉप 15 की लिस्ट में विश्व के कैटेगरी में आ जाते हैं। और भाई साहब इस इंसान का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो इतनी प्यारी चीज़ है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और साथ में आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अब देखने वाली बात बच्चे यहाँ पे ये आ रही है कि जिस समय हम लोग बातचीत करते हैं आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, हम इस एरिया के अंदर आपका एसएम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और एसएम से हमारा यहाँ पे क्या तात्पर्य है आपका, डेट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कितने नंबर का पेपर है? 50 नंबर का पेपर है। 50 नंबर का पेपर है, इसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और साथ में आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। एसबीक्यू का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, डेट इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू की बात करेंगे 15 नंबर का आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 35 नंबर का हमारा हिसाब किताब यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो ये हमारे पास सारी जानकारी किसको लेकर, रिगार्डिंग आपके एसएम को, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेकर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा। अब एसएम की बात करेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 हमारे पास ज़्यादा नहीं 5 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। पहले चैप्टर की बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट,
इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस और पांचवा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये 5 चैप्टर हमारे पास हैं। सबके नाम बेटा आपको बारी बारी बड़े आराम से याद आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 चैप्टर हैं जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। और अगर हम वेटेज की बात करें, तो वेटेज में 10 नंबर यहाँ लगा लो, 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 10 नंबर आप यहाँ लगा लो। सिंपल शब्दों में 50 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब होता है हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी। तो बड़े अच्छे खुलासे अंदाज में पढ़ेंगे आपका कि भाई आखिरकार ये हमारे पास 5 चैप्टर क्या होते हैं। हमने कहा एक होता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। कभी भी काम करना है तो एक काम करने के ऑप्शन नहीं होते, बड़े सारे ऑप्शन होते हैं। हम कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बेस्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपके पास सीए करने का ऑप्शन भी था, सीएस का भी ऑप्शन था, सीएमए का भी ऑप्शन था, आपके पास सीएफए करने का भी ऑप्शन था, सीएमटी करने का भी ऑप्शन था, सीपीए करने का भी ऑप्शन था, है ना। आपके पास एफआरएम करने का भी ऑप्शन था। पर आपने इन सभी कोर्सेज में से क्या सिलेक्ट करा? आपने सीए सेलेक्ट करा। आपने कहा कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब वो बेस्ट कोर्स है, तो आपने इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया। और लास्ट मेरे पास क्या आता है आपका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। हर चैप्टर के बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा कि पांचों चैप्टर का तात्पर्य क्या है। तो अभी तो जस्ट हमने एक डिस्कशन करा कि 50 नंबर का जो पेपर है हमारा इस कैटेगरी में आपका कवर होगा। आप चाहें तो साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आजकल स्क्रीनशॉट लेने का ज़्यादा ज़माना है, बच्चे हमारे स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में उसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा ये हमारे पास जानकारी है। इनफैक्ट होता क्या है कि जो हमारा सीए वाला बच्चा होता है वो बड़ा परफेक्ट होता है किसमें? अकाउंटेंसी के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, ऑडिट के अंदर, लॉ के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इन सब्जेक्ट में सीए वाला बच्चा हमारे पास क्या होता है? आपका मास्टर होता है। एकदम से तो मास्टर नहीं कह पाएंगे, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन मिलता है। इनफैक्ट सीए को कभी मास्टर कहना नहीं चाहिए, वो तो एक तरह से ऑलराउंडर प्लेयर की कैटेगरी में आता है ना। उसने लॉ उठा लिया, अब इसके कंपटीशन में कौन आगे? एलएलबी वाले बंदे आगे, कंपनी सेक्रेटरी वाले बंदे आगे, जो नो डाउट लॉ में इनसे सुपीरियर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से सुपीरियर होते हैं। अच्छा, साथ साथ हम उसकी बात करें, कॉस्टिंग की बात करेंगे तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं वो कंपटीशन दे देते हैं। एफएम की बात करूंगा, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ज़्यादा खतरनाक होता है सीए से, क्योंकि ये तकरीबन 4 साल तक फाइनेंस 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 ही पढ़ता रहता है। अच्छा, अकाउंटेंसी की बात करेंगे। अकाउंटेंसी को कंपटीशन दे दिया एक बड़े प्यारे सॉफ्टवेयर ने, जिसको हमने क्या नाम दिया? ईआरपी का नाम दिया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का नाम दिया। तो उसने उठा के अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया। और अब अगर हम ये बोलें कि हमारे अकाउंट्स वाले बच्चों को जनरल एंट्री याद होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड सारा काम हो गया हमारे पास। अच्छा, टैक्सेशन की बात करेंगे। टैक्सेशन का एरिया फिर भी सीए का बड़ा स्ट्रांग होता है, पर आजकल क्या होता है कि जो एलएलबी कैटेगरी के लोग होते हैं वो 2 साल का टैक्सेशन का डिप्लोमा कर देते हैं और अगेन सीए वाले बंदे को आके ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन देते हैं। तो सर आपने तो सबके साथ हमें कंपेयर कर दिया और सबके साथ हमें लो डाउन भी दिखा दिया। नहीं बेटा, मैंने तो बोला सीए ऑलराउंडर है। सीए परफेक्ट किसी एरिया में बड़े देर बाद होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको बड़े सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आप फाउंडेशन में 4 पढ़ लेंगे, 6 इंटर में पढ़ लेंगे, 8 फाइनल में पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, तो 14 और 1 18 सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे। 3 3 महीने का समय आप एक सब्जेक्ट को देते हैं, तो मास्टरी करना एक सब्जेक्ट में इम्पॉसिबल है। आपकी सोच तो बस ये होती है कि 40 नंबर आ जाएं, 50 नंबर का ग्रैंड टोटल बन जाए, कहानी खत्म हो जाए। कुछ 2 4 5 10 की रैंक आती है, उनको छोड़ दो। रैंक वालों को छोड़ दो, रैंक वालों से दुनिया नहीं चलती है। 50 बच्चों की रैंक आ गई, उसको क्या करना है? 4 डालना है। 4 लाख बच्चा जो हमारा बैठा हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे यार। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी बात करा करो, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनकी बात करा करो, जो गरीब आदमी है उनकी बात करा करो। ये जो अमीर आदमी है, रैंक होल्डर, इनको छोड़ दो। इनको कंसिडर करने की, उनको देखने की, परेशान होने की जरूरत नहीं, इनसे मोटिवेशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये डीमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं देते हैं। ये कहते हैं भैया
सीए करना तो 10वीं से आसान है, 12वीं से आसान है। ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो इनका मेन उपलक्ष्य क्या होता है, ये सारे चतुर होते हैं, चतुर। थ्री इडियट्स वाली पिक्चर आई थी ना, किसी दूसरे को बनने नहीं देना, ये उस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। चलो एनी आओ, अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा, हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि भैया कि हमारा सीए वाला बच्चा तो क्या है, ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर क्यों है, क्योंकि उस भाई को हर तरह की इन्फॉर्मेशन है। उसको अकाउंटेंसी के बारे में जानकारी है, टैक्सेशन के बारे में, ऑडिट के बारे में, लॉ के बारे में है, एफएम के बारे में है, कॉस्टिंग के बारे में जानकारी है ना। अच्छा, ऑडिट एक ऐसा एरिया जो सीए का अधिकार है, जो कि जिसके जहाँ पे किसी के पिताजी भी उससे ये काम छीन नहीं सकते। और हम कह सकते हैं कि सीए तो ऑडिट क्या करता है, एक्सक्लूसिवली करता है ना। फाइनेंशियल ऑडिट करना है, सीए के अलावा कोई बंदा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट की बात करेंगे सीए में कर लेगा, है ना। सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात करेंगे सीएस कर लेगा। पर जब फाइनेंशियल ऑडिट की बात आएगी तो भाई वो तो जन्म सिद्ध अधिकार सीए का है, उसको कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। तो ये काम हमारा जो है एक्सक्लूसिव है, किसके पास है, सीए के पास है। एक्सक्लूसिवली ये काम भैया आराम से कर सकते हैं। अब हमारे आईसीआई ने महसूस करा कि यार हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बंदा है वो बहुत बढ़िया है, वो ऑलराउंडर है, बस एक कमी रह जाती है कि उसको उसको स्ट्रैटेजीज बनानी नहीं आती है, बिजनेस चलाना नहीं आता। सीए के बारे में क्या कहा जाता है, सीए के बारे में ये कहा जाता है कि सीए की जरूरत तब पड़ती है जब धंधा स्टार्ट हो जाता है या धंधा जब खत्म होने के मूड में आता है। पर आज की डेट में ऐसी परिभाषा कहना गलत है। अभी अकाउंटेंसी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, माल बिकेगा तो एंट्री लगेगी भाई। टैक्सेशन क्या है, साल में कमाएंगे तो एंट्री टैक्सेशन का काम करेंगे, या जीएसटी करेंगे तो हर महीने में या हर 3 महीने में काम करते रहेंगे, जब से जीएसटी वाला पंगा आपके पास आया है। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे जी, पैसा आएगा तो पैसे को मैनेज करने की बात होगी, तो पहले पैसा लाना पड़ेगा ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मुद्दा थोड़ा बात वाला ही आ गया। अच्छा, कॉस्टिंग की बात करेंगे, ये ज़बरदस्त चीज़ है। बिना एक पैसा लगाए कागज पे सीए फैसला कर लेता है धंधा चलेगा नहीं चलेगा। ये कलाकारी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ज़बरदस्त तरह की, कि भैया ये भाई हमारा काम करने से पहले, खर्चा करने से पहले, नींव रखने से पहले, श्री गणेश की पूजा करने से पहले फैसला कर लेता है, कुंडली निकाल लेता है बिजनेस की, कि काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमारे आईसीआई ने सोचा कि यार ये जो स्ट्रैटेजीज वाला एरिया है ना, इसके ऊपर कई बार हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, किसके ऊपर, एमबीए वाले बच्चे के ऊपर। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा आदमी एमबीए वाले बंदे से सपोर्ट की उम्मीद कर रहा है, यार कोई मजा ही नहीं है, कैलिबर वाली बात ही नहीं है। ये जो सीए वाला बच्चा होता है ये बड़ा खूंखार होता है, बड़ा ही खूंखार होता है, बड़ा नॉलेजेबल होता है, एक्सपर्ट होता है यार, हर चीज़ पे बात कर लो। इतने प्यारे प्यारे टीचर्स को मिले हुए हैं, इतने खतरनाक टीचर मिले हुए हैं, वो उनको मास्टर बना देते हैं। अब ये सीए वाले बच्चे को एमबीए के पास जाना पड़े केवल क्या सुनने के लिए कि भाई मेरे को स्ट्रैटेजीज बता दे, ये बंदा, अब मैं क्या बोलूँ, उसकी क्या तारीफ करूँ। आराम करते हैं बहुत ज़्यादा, 17 लाख की एमबीए करते हैं, 25 लाख की एमबीए करते हैं, ज़िंदगी के मज़े लेते हैं लोग। और ये बंदा तड़पता रहता है ज़िंदगी भर। तो मैं नहीं समझता इसका कोई कैलिबर है कि वो इससे कुछ हेल्प ले सके। तो आईसीए वालों ने भी यही महसूस करा कि हमारा सीए वाला बच्चा यार कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रांग है, जबान नहीं चलती वो बात अलग है, पर चलवा देंगे, जबान भी चलवा देंगे, ऐसी एक्सपर्ट ट्रेनिंग दिलवा देंगे, उसकी जबान भी चलेगी। पर जो स्ट्रैटेजीज बनाने का मुद्दा है वो एमबीए के पास रहने दो, इसी को ही एक छोटा सा सब्जेक्ट दे दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, 50 नंबर का, जहाँ पे मल्टीपल क्या चीज़ सीखेगा, स्ट्रैटेजी सीखेगा। और इसके बाद अगर इसको एमबीए से डिस्कशन करना है, एमबीए से बात करनी है, एमबीए से हेल्प लेनी है, या सेल्फ डिसीजन बनाना है, या सेल्फ कंसल्टेंसी करनी है, तो हमारा सीए वाला बच्चा बड़े आराम से कर सकता है इस सब्जेक्ट के दम पे। और इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम के टॉपिक को बाजार में इंट्रोड्यूस करा गया। और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, शानदार सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। तो भैया केवल सीए के लिए नहीं, हर बच्चे को, हर 9th क्लास के बच्चे को, 10th क्लास के बच्चे को, 11th क्लास के बच्चे को, 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट बच्चे ने पढ़ लिया, यकीन मानना बच्चा बाजार में नौकरी नहीं करेगा, वो अपनी वैल्यू जान जाएगा, वो अपना सिस्टम समझ जाएगा। या वो अगर नौकरी करेगा तो छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके ही काम करेगा। अच्छा, जो हमारा सीए वाला बच्चा है वो दो काम करता है, या तो वो जॉब करेगा या वो क्या करेगा, व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा। अच्छा, वो जॉब भी करेगा तो जॉब नहीं करेगा, वो बिजनेस ही करेगा। बस फर्क ये होगा कि वो बिजनेस उसका खुद का नहीं होगा, वो टाटा का होगा, या बिरला का होगा, या रिलायंस का होगा, या माइक्रोसॉफ्ट का होगा, या लेटेस्ट से हमारा अडानी का होगा, या अमेजोन का होगा, गूगल का होगा, बिग 4 का होगा। किसी का धंधा करेगा, यानी करेगा सीए वाला बिजनेस ही घूम फिर के। वो जॉब की तरह ज्वाइन जरूर हो जाएगा पर जॉब नहीं करेगा, वो करेगा धंधा ही, अपना धंधा नहीं चलाएगा, दूसरे का चला देगा।
या फिर वो क्या करेगा, अपना खुद का व्यापार कर सकता है, खुद का बिजनेस कर सकता है, कंसल्टेंट भी बन सकता है, अपना व्यापार भी संभाल सकता है और दुनिया के अपने क्लाइंट्स के भी व्यापार को बड़े आराम से संभाल सकता है। अब बिजनेस के अंदर बड़ी सारी टर्म्स आती हैं हमारे पास। बिजनेस की भी अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे अकाउंटेंसी की अपनी एक लैंग्वेज है, लॉ की अपनी एक लैंग्वेज है, ऑडिट की अपनी एक लैंग्वेज है, ऐसी व्यापार की भी अपने में एक लैंग्वेज है ना। कोई भी चार्टर अकाउंटेंट से जब बात करेगा, मान लो हमने कहा मुकेश अंबानी जी ने सीए से बात करा और बोला यार हमें एक धंधा जनरेट करना है, एक बिजनेस जनरेट करना है, और मैं जो बिजनेस जनरेट करना चाहता हूं उसमें मेरे को बीपीआर मिलना चाहिए। अब हमारा चार्टर अकाउंटेंट कह रहा है सर बीपीआर ये क्या भला होती है जी। अब मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं ये बेटा इसका मतलब ड्रामेटिक अचीवमेंट है, रेडिकल रीडिजाइन है, फंडामेंटल रीथिंकिंग है, ये तीनों फीचर्स अगर हमें मिलेंगे तो हम धंधा कर पाएंगे। अब सीए हमारा क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, कह रहा है सॉरी सर मैंने तो करी नहीं, मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ी नहीं। तो यहाँ तो बच्चा जलील हो गया हमारा। अब सीए आईसीए वाला कैसे सीए वाले बच्चे को जलील कर सकता है, मतलब ही नहीं। इसलिए उसने कहा कि सीए वाले बच्चे के सब्जेक्ट में क्या डाल दो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डाल दो। कि जब मुकेश अंबानी जी खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम अपनी कंपनी में एनशॉफ मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम अपनी कंपनी में बीसीजी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एडीएल मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जीई मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए, स्टेबिलिटी करना चाहिए, या रिट्रेंचमेंट करनी चाहिए, क्या मेरी जो कंपनी है वो कटबैक में जाए या टर्न अराउंड में जाए या डाइवेस्टमेंट में जाए या लिक्विडेशन में जाए, या वो हमारी जो कंपनी है वो डाइवर्सिफिकेशन में जाए, हमें वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए या हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, धंधे में हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए या बीपीआर का इस्तेमाल करना चाहिए, या हमें बेंच मार्किंग का इस्तेमाल करना चाहिए, या हमें सिक्स सिग्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे भैया क्या करना चाहिए। जब ऐसे ऐसे शब्द मुकेश अंबानी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करेगा तो हमारे सीए वाले बच्चे के पास इन सभी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, या एक आम आदमी के पास ये ज्ञान होना चाहिए, या एमबीए वाले बच्चों के पास ये ज्ञान होना चाहिए, या कंपनी सेक्रेटरी वाले के पास भी ज्ञान होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के पास भी सीएस नाम का सब्जेक्ट का पेपर होता है, पर अभी जो मैं पढ़ाई कराऊंगा वो सीए के बेस पे ही कराऊंगा, सीए के आधार पे ही करवाऊंगा। तो ये जो हमारे पास खतरनाक खतरनाक शब्द है जिसको शक्ल बना के हमारा बच्चा देखता था, अब नहीं देखेगा, क्योंकि आईसीआई ने इतना प्यारा सब्जेक्ट आपका डाल दिया। तो आईसीआई ने कुछ काम बड़े अच्छे अच्छे कर रखे हैं, उसमें से एक काम ये करा कि आपकी जिंदगी में क्या डाल दिया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट डाल दिया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ डाल दिया। अब जैसी बात है, कुछ भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है तो पैसा तो चाहिए, रोकड़ा चाहिए, और रोकड़ा कौन प्रोवाइड करेगा, एफएम प्रोवाइड करेगा, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में छोटी सी बात करते हैं, हालांकि आपके एफएम के टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा होगा। भाई छोटी सी बात है, पैसे को दो तरीके से ध्यान देना पड़ता है। पैसा एक तो हमें इनफ्लो करना पड़ता है और एक हमें क्या करना पड़ता है, आउटफ्लो करना पड़ता है ना। हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उस प्रोजेक्ट की कीमत कितनी है, मैंने कहा 10,000 करोड़ की कीमत है। अब जाहिर सी बात है, पैसा 10,000 करोड़ मेरे पास तो होगा नहीं, मेरे पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, बाकी पैसा मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो वो पैसा मेरे को बैंक से लेकर आना पड़ेगा, या वो जनता से मैं आईपीओ के द्वारा शेयर्स के द्वारा निकलवा लूंगा, या मैं बॉन्ड भरवा लूंगा अपना कुछ सामान गिरवी रखवा के, या मैं अपने घर का गोल्ड बेच के पैसा इकट्ठा कर लूंगा, या मैं बैंक से लोन ले लूंगा। अब बैंक से लोन कैसे लूंगा, बैंक भी एक हद तक लोन देगा, या फिर हम मार्केट में डिवेंचर में चले जाएंगे। तो हमने बोला पैसा इकट्ठा करने के लिए मुकेश अंबानी के पास बड़ा मोटे साधन है, क्योंकि उसको 10,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है, मान लो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि वो भाई बाजार में क्या लाना चाहता है, 6G लाना चाहता है, 5G के बाद 6G लाना चाहता है। अब वो कह रहा है भाई मेरे को 1 लाख करोड़ चाहिए। हालांकि मुकेश अंबानी के पास 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं, तो 1 लाख करोड़ चाहे तो अपनी जेब से लगा सकता है, पर ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, हमेशा जनता का पैसा लगवाते हैं, बैंक का पैसा लगवाते हैं, ये काम होता है। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे ये बोला कि पैसा अगर इकट्ठा करना है तो पैसा इकट्ठा करने के हमारे पास मल्टीपल साधन है। क्या हम बैंक से लोन ले सकते हैं, क्या जनता से हम आईपीओ इशू करवा सकते हैं शेयर्स की फॉर्म में, या हमें डिबेंचर के द्वारा पैसा लेना है, या बॉन्ड्स के द्वारा लेना है, या बैंक लोन के द्वारा लेना है। तो ये मल्टीपल साधन है पैसा इकट्ठा करने के लिए। या हमें अनसिक्योर्ड लोन लेना है ना। अब मेरे को यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, तो हो सकता है इसमें से मुकेश अंबानी जी कुछ सेल्फ भी लेकर आएंगे, और बाकी का रिमेनिंग पैसा कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लेकर आएंगे। अब प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, इसका 10%, इसका 20%, इसका 30%, इसका 40%, इसका 10%, 20%, ऐसे प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर ये प्रोपोर्शन में गलती हो जाए कि साला जहाँ पे हमने 40% ले लिया वहाँ पे कायदे से 10% हमें लेना चाहिए था, तो कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा और हमारा नाम भी अनिल अंबानी बन जाएगा।
अब इतनी अकल हर बंदे को नहीं होती, हर व्यापारी को अकल नहीं होती है, तो हर व्यापारी क्या करता है, सीए हायर करता है और सीए को बोलता है आजा भैया कंसल्टेंसी दे दे और बता पैसा कहाँ से इकट्ठा करूं मैं, पैसा कहाँ से लाऊं, जनता से लाऊं, बैंक से लाऊं, शेयर के द्वारा लाऊं, प्रेफरेंस शेयर के द्वारा लाऊं, इक्विटी शेयर के द्वारा लाऊं, कैसे लाऊं भैया, डिविडेंड आ गया है तो डिविडेंड दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट करूं या जनता को वापस दे दूं, क्या करूं। तो ये सारी जानकारी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, क्योंकि हमारा सीए वाला बच्चा बड़ा खूंखार होता है, और वो खूंखार वाला सब्जेक्ट कौन सा होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है, मान लो हमारे पास, हमने क्या करा, हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, हमने बाजार से 5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। किसने इकट्ठा कर लिया, बायजूस ने इकट्ठा कर लिया 5 लाख करोड़। अब वो कह रहा है भैया लगाओ, मल्टीपल बिजनेस में लगाओ, है ना, मल्टीपल बिजनेस में लगाओ। अब उसने कुछ पैसा कहाँ लगा दिया, वाइट हैट जूनियर में लगा दिया। वाइट हैट जूनियर का नाम सुना होगा, ये छोटे बच्चों को कोडिंग सिखा रहे थे, 8वीं का बच्चा, 9वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा, और कह रहे थे कि भैया यहाँ का बच्चा कोडिंग सीखेगा तो नासा में काम करेगा। बताओ कैसे बेवकूफ़ बनाया, कैसे उल्लू काटा बेसिकली लोगों का, पेरेंट्स का, माँ बाप का। माँ बाप भी बड़े परेशान थे कोरोना में, कह रहे लगा दो बच्चे को कोडिंग का कोर्स करवा दो, दिमाग तेज होगा साला, हमारी जान छोड़ेगा, 2 4 5 घंटे के लिए जान छोड़ेगा, हमारा जो जीना हराम कर रखा है इस बच्चे ने घर में बैठ के, वो छोड़ेगा। अब डेफिनेटली ये जो बायजूस कंपनी है, इसने बड़ा अच्छा काम करा था, इसने 10 करोड़ बच्चों को सेवाएं प्रोवाइड करी थी, है ना, 10 करोड़ बच्चों को सेवाएं प्रोवाइड करी थी, क्लासेस प्रोवाइड करी थी। कुछ क्लासेस फ्री थी, तकरीबन 80% ये फ्री में पढ़ाता था, 20% से पैसा कमाता था। यही फिजिक्स वाला आज की डेट में करता है, 80% फ्री में देता है कोर्सेज और 20% से खूब पैसा कमाता है। अब ये 5 लाख करोड़ जो हमारे बायजूस ने लगाया, री इन्वेस्ट करा, यहाँ करा, वहाँ करा, वहाँ करा, वहाँ करा, वहाँ करा, मैसी को पैसा दे दिया, है ना, वहां पे कुछ इक्वेशन गलत हो गई और बायजूस का बेड़ा गर्क हो गया। बायजूस का क्या हो गया, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। क्यों बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि जो पैसा उसके पास आया था, जो डिस्ट्रीब्यूशन उसने करा, वो गलत तरीके से कर दिया, गलत जगह से कर दिया। अब ऐसे हमारे अनिल अंबानी जी हैं, जब इनको पैसा चाहिए था तो इन्होंने बाजार से पैसा उठा लिया, कर्जे में उठा लिया, डेट में उठा लिया, और हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठा लिया, और वो रिकवरी हुई नहीं, वो रिकवरी मार्केट से हुई नहीं, लाचार होना पड़ा, बैंकक्रप्ट होना पड़ा, हाथ खड़े करने पड़े, और चूना लगा दिया, 45,000 करोड़ की जगह 445 करोड़ में गेम सेटल कर दी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम बड़ा धंधा करते हैं, मान लो ये धंधा हमें डेवलप करना है, तो हमें क्या चाहिए, पैसे का इनफ्लो चाहिए, और जाहिर सी बात है आगे हमें पैसा लगाना भी है, तो लगाने की भी दिशा सही होनी चाहिए, और लाने की दिशा भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और ये चीज़ें कौन सिखाएगा, ये सिखाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाकी मेरी तो हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं एफएम के बारे में बोल सकूं। आपके बाज़ार में काफ़ी अच्छे जो टीचर्स हैं वो आपको इसके बारे में अच्छा ज्ञान देंगे। तो ये एफएम के बारे में ज्ञान है। अब एफएम के साथ ना कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, हमने कहा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये सारी कंपनी को डिसाइड करेगा। कंपनी को किस तरह की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना है, कैसे काम करना है, क्या उसको ग्रोथ में काम करना है, एक्सपेंशन में काम करना है, सर्वाइवल में काम करना है, रिट्रेंचमेंट में काम करना है, कट बैक में काम करना है, टर्न अराउंड में काम करना है, लिक्विडेशन में काम करना है, डाइवेस्टमेंट में काम करना है, किस में काम करना है, ये सारी जानकारी कौन प्रोवाइड करेगा आपको, एसएम नाम का एरिया प्रोवाइड करेगा। तो बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। हालांकि आईसीए वालों को ये सिलेक्ट करने में बड़ा टाइम लग गया यार, ये ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसे वालों को बहुत स्टार्टिंग में कर देना चाहिए था, 40 साल पहले ही हरकत कर देनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। चलो देर आए दुरुस्त आए। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। आई बात समझ में। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करेंगे, चाहे लो क्लास का बंदा हो, चाहे मिडिल क्लास का बंदा हो, यानी मिडिल क्लास का बिजनेसमैन हो, या हाई क्लास का बिजनेसमैन हो, टॉप क्लास का हो, सबको अपने जीवन में क्या फॉलो करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। अभी आप क्या चाहते हैं, आपके नाम के आगे सीए लग जाए, है ना, आप ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आईसीआई के षड्यंत्र से हम बच जाएं, आईसीआई को हम बीट कर दें, हम पास हो जाएं, इतने सारे बच्चों में इतने सारे बच्चे पास होंगे, हमारा नाम इस कैटेगरी में आ जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको भी क्या बनाना पड़ेगा, आपको भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खेलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, है ना। अब सीए वाले बच्चे के पास क्या होता है, सीए वाले बच्चे के पास सिलेबस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास मान लो कितने हैं, इंटर में 6 हैं, वैसे 8 हैं, पर हमने कहा 6 हैं। अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, और एसएम हो गया। अब मेरे हिसाब से 8 हैं। टैक्स दो तरह का होता है, एक डीटी होता है, एक आईडीटी होता है। आईडीटी में क्या आता है, जीएसटी आता है, तो ये अलग पेपर है। एफएम भी मेरे पास अलग पेपर है, एसएम भी मेरे पास अलग पेपर है। ताकत पूरी लगती है भैया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं इसको 8 पेपर कहता हूँ। आप 6 बोलो, आपकी मर्जी है, कुछ बच्चे 6 कहेंगे, कुछ बच्चे 8 कहेंगे, आपकी मर्जी है।
अब जाहिर सी बात है, हमें पेपर क्लियर करना है, हमें पेपर क्लियर करना है 12 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर, तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज बनेगी वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगी आपकी। नहीं, अब बच्चों को समय की दिक्कत है, समय की किल्लत है, और हमारे जो सीए के कुछ महान टीचर हैं वो क्या करते हैं, बच्चों का समय ही बर्बाद करते हैं, दबा के बर्बाद करते हैं। एक एक सब्जेक्ट के लिए 200-200 घंटे कवर करते हैं। आराम से 70 घंटे में, 80 घंटे में टू द पॉइंट बात करो साला, बच्चों को समझाओ, खत्म करो काम। क्लास में डांस करवाने हैं, क्लास में चिप्स खिलवाने हैं, क्लास में कुरकुरे खिलाने हैं, मैं यहाँ गया वहाँ गया, मेरे इतने रैंक होल्डर है, मेरे इतने रैंक होल्डर है, बेकार की बात है। चलो हम भी बेकार की बात ही कर रहे हैं इस समय, टू द पॉइंट शॉर्टकट करते हैं। तो यानी सीए वाले बच्चे के लिए कोर्स का जो वॉल्यूम है वो अपने में क्या बहुत ज़्यादा है, और टाइम की हमारे पास क्या शॉर्टेज है। तो भैया यहाँ पे वो टीचर जो 200-200 घंटे ले रहा है उसको तो कैंसिल कर देना चाहिए आपको, और जो टीचर 70 घंटे में, 80 घंटे में, 90 घंटे में गेम खत्म कर रहा है, आगे पढ़ो, बना लेंगे। नहीं, सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी बनाना है, क्लियर बच्चे ने पेपर करना नहीं भैया, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो रियल लाइफ में बड़ा काम आएगा भाई। जब रियल लाइफ में वो जाएगा इंटर्नशिप करने, वहां पे सीएस को सिखा देगा। अभी पेपर क्लियर करवाओ, केवल अपनी फीस जस्टिफाई करनी है, 15,000 की, 10,000 की, 5,000 की, 7,000 की, और कुछ नहीं करना टीचरों ने। तो ये भी अपना स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट काम है। अब आप खुद समझदार हो, 3 घंटे लगा दोगे आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और आपने दिन में ऐसी 3 ट्यूशन लगा दी, तो 9 घंटे तो आपके उसमें लग गए, 8 घंटे आपकी नींद पूरी करने में लग गए। कितना टाइम हो गया आपका, 17 घंटे। 24 घंटे का समय होता है, 7 घंटे बच गए। अब 7 घंटे में बंदा क्या करेगा भैया, सेल्फ स्टडी करेगा, खाना खाएगा, पढ़ाई करेगा, मम्मी को टाइम देगा, पापा को टाइम देगा, गर्लफ्रेंड को टाइम देगा, मोबाइल को टाइम देगा, क्या करेगा? या टीचर का बच्चों का होमवर्क करेगा घर बैठ के। तो आपको टाइम मैनेज करना है, बस टाइम मैनेज आपने कर लिया, सीए आप क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल टाइम को मैनेज करना सीखो। तो हमारे सीए की आईसीए का एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को लेकर हमेशा क्या बनानी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। टीचर के हाथ में होता है बेटा, किसी टॉपिक को वो 2 घंटे में खत्म कराए और उसी टॉपिक को 20 मिनट में खत्म कराए। इनकी चालाकी वहां देखा करो, जब ये तुम्हारे बूस्टर बैचेस लेकर आते हैं ना, तब इनका कोर्स छोटा हो जाता है, और जब इनको पैसे मांगने होते हैं तब कोर्स इनका बड़ा हो जाता है। तो इनके पास सब चालाकियां पड़ी हुई हैं। चलो एनी हाउ, ये हमारे पास जानकारी थी, इंट्रोडक्शन था हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। आने वाले समय में एसएम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कितने चैप्टर हैं बेटा हमारे पास, 5 चैप्टर हैं हमारे पास। पहला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, और स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सर नोट्स कहाँ से फॉलो करेंगे, आईसीए के मॉड्यूल से फॉलो करेंगे। आईसीए की मॉड्यूल बहुत अच्छी है, कलरफुल है, बढ़िया तरीके से समझा रखी है, उसको आप फॉलो करो। नहीं सर मेरे को तो किसी दूसरे टीचर के फॉलो करने, कर ले बेटा, बाजार में बड़े सारे टीचर हैं, किताबें बेच रहे हैं, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये की जो बेच रहे हैं वो आप ले लो। सब ने आईसीआई को टेपा हुआ है, कोई भी किसी ने भी आईसीआई से बाहर की बात नहीं करे हैं, सारे अन्नू मलिक हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप किसी की भी किताब फॉलो करो। मैं तो आईसीआई की किताब फॉलो करता हूँ, पेपर ही जब इसी में से आना है तो डेफिनेटली इसी को फॉलो करके खत्म करें काम। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह की कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 8851927016। मेरा नाम विकास कपूर है। तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, मेरे से बात करिए, किसी भी तरह की डाउट है, किसी भी तरह की समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए। फिलहाल हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का किस्सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी एसएम का स्टार्ट कर रहे हैं, आगे देखते हैं समय समय पे कौन सा सब्जेक्ट कुछ और लेकर आते हैं, नहीं लाते हैं। फिलहाल इसका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छी पढ़ाई करो और अच्छा पास होके दिखाओ।